हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आपने पिछली वीडियो में देखा कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लाइबिलिटीज़ का आपका जो सीरीज चल रही है उसका यह दूसरा वीडियो है। आपने उस वीडियो में जो मूल कर्तव्य होते हैं उसका क्या परिचय है उसके बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम उसके आगे बात करेंगे। यह आपका जो है LLB सेकेंड सेमेस्टर, BLLB सेकेंड सेमेस्टर और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट आता है वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। ठीक है, अगला हम आपको दिखा रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट का सिलेबस जो था उसमें फंडामेंटल जनरल आपने देख लिया था, मूल अधिकार परिचय उसमें आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। और आज के वीडियो में हम यूनिट 2 आपको बताने वाले हैं, मीन्स मूल अधिकार बताने वाले हैं। ठीक है, आपके मूल अधिकार क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा मूल अधिकार को लेकर है। ठीक है, मूल अधिकार क्या होता है। ठीक है, ये आपका 6 यूनिट का सिलेबस है, एक एक करके हम आपको 6 यूनिट करवाने वाले हैं। ठीक है, अगला आपको ले चलते हैं। तो मूल अधिकार का सिलेबस में आपको क्या देखना है कि मूल अधिकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, मूल अधिकार 14 से लेकर 35 तक होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 14 से 18, फिर 19 और 21 दिया हुआ है, फिर 25 से 28, फिर आर्टिकल 32 दिया हुआ है। यहाँ पर आपको मूल अधिकार वाला मतलब आर्टिकल 20 आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको जो है क्या नहीं पढ़ना है, 22 से लेकर 24 तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 29 से 31 नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर जो BLLB की बात करेंगे तो उसमें ये सिलेबस में है। ठीक है, हम उनके लिए जो है अलग से वीडियो दे देंगे, लेकिन जो है तब तक के लिए आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम ले चलते हैं आपको मूल अधिकार। मूल अधिकार होते क्या है ये बारे में हमने कल बात की। तो मूल अधिकार क्या हुआ, देखो जो हमारा संविधान बना, संविधान हमारा 1947 से, मतलब हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद संविधान बना। ठीक है, जब संविधान हमारा बना तब हमारे मूल अधिकार 7 थे। ठीक है, 7 मूल अधिकार थे। कौन कौन से, देखो आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 29-30 संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार और आर्टिकल 32 सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जब हमारा जो है जब देश आज़ाद हुआ, मीन्स हमारा जब संविधान बना, उसके बाद 1978 तक हमारे 7 अधिकार थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1978 में मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक अधिकार को कम कर दिया। ठीक है, वो अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार जो है इन्होंने कम कर दिया। ठीक है, संपत्ति को अधिकार को इन्होंने संवैधानिक अधिकार बना दिया, जो कि हम आर्टिकल 301 का में पढ़ते हैं। ठीक है, संपत्ति का अधिकार 1978 तक था, उसके बाद जो संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो इस समय हमारे मूल अधिकार कितने हैं, 6 मूल अधिकार हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगला आपको जो है पॉइंट देखो, अब एक बार करके, जैसे समता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, एक बार एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, समता का अधिकार क्या होता है, आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार होता है। ठीक है, तो 14 से 18 में आर्टिकल 14 क्या होता है, विधि के समान समता और विधियों का समान संरक्षण, मीन्स सभी के लिए इक्वालिटी और इनकरेज एक्शन होना चाहिए। मीन्स कोई भी व्यक्ति होगा तो वो कानून के समान होगा और विधि के समान उसको समान संरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 15 कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिरोध होगा, मीन्स अलग अलग मतलब कुछ आधार हो सकते हैं, उसके लिए जो है विभेद भी किया जा सकता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, मीन्स अगर जो कोई नियोजन की मीन्स अगर जो आपको कोई अपॉर्चुनिटी है किसी दूसरे के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर नियोजन की क्षमता हो सकती है। आर्टिकल 17 क्या होता है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, मीन्स अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत इसमें बताया गया है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 क्या होता है, उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में बताया गया है। ठीक है, इसको हम अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा हम जो है ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, आर्टिकल 19 होता है, इसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण एवं प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार बताया गया है। और आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण बताया गया। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है
आर्टिकल 23 से 24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 क्या है, बाल श्रम का प्रतिषेध, और आर्टिकल 24 कारखानों आदि बच्चों का नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। और अगला आपको पॉइंट है आर्टिकल 25 से 28 समता का अधिकार, समता का अधिकार, ठीक है। तो समता के अधिकार में क्या है, आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। आर्टिकल 26 आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 धार्मिक किसी धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के मीन्स आपका मतलब जो वो है कि मान लीजिए मंदिर या फिर मस्जिद है या फिर कोई भी ऐसा जो है धर्म की जो है अभिवृद्धि के लिए आपको वहाँ पे जो मीन्स पैसा या फिर जो है वहाँ पे जो है लोगों की श्रद्धा के द्वारा आमदनी आती है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वहाँ पे करों की जो है स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 28 क्या है, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। ये सब हम भी डिटेल में पढ़ेंगे, आप यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं। आर्टिकल 29-30 क्या होता है, आर्टिकल 29 होता है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, मीन्स आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। और आर्टिकल 30 होता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। राइट टू माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यहाँ पर जो है हो जाएगा। अगला आपको पॉइंट क्या आता है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसमें आपको जो है प्रत्यक्षीकरण के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब हम जो है ओवरव्यू सारे आर्टिकल को ले चुके हैं, अब इसके बाद हम आपको व्याख्या में बता रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 14 आपका क्या होता है, ठीक है। अनुच्छेद 14 आपको क्या होता है, ठीक है। इसको हम विस्तार में बात करते हैं, ऐसे लेकर आपको आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक हम सारे आर्टिकल को विस्तार में बात करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 14 होता है विधि के समान समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। इक्वालिटी के बारे में इसमें बताया गया है। आर्टिकल 14 की विशेषता ये होती है, ठीक है, इसमें किसी पद को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। मीन्स चाहे आप डीएम है, एसडीएम है, आप कोई भी जो है पद पे हों, लेकिन आपको विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। आप जो है कानून के समान होंगे, मतलब मीन्स कानून के आगे सभी पद समान होंगे, ठीक है। समान न्यायालय, समान व्यक्ति, ठीक है। इसमें जो है किसी भी जो है व्यक्ति के साथ ये नहीं होगा कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, सभी के लिए समान न्यायालय होगा और समान कानून होगा, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है समान नियम सभी के लिए। आप जानते हैं चाहे कानून अभी आम बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं कि नियम तो सबके लिए समान है ना, तो वही चीज़ इसमें बोला गया है कि समान नियम सभी के लिए होते हैं। अगला आपका पॉइंट है बिना भेदभाव समान व्यवहार। अगर जो आप कानून के सामने हैं तो कोई भी भेदभाव आपके सामने नहीं होगा, चाहे आप ऊंची जात से हो चाहे नीची जात से हो, ठीक है। तो बिना भेदभाव के समान व्यवहार होता है। किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है, जब तक वह कानून मीन्स नियम नहीं तोड़े, ठीक है। कोई कानून से ऊपर नहीं है, मीन्स किसी व्यक्ति को दंडित नहीं जब तक कोई कानून नहीं तोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें बताया गया है। और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपके यहाँ के कोई बड़े अधिकारी हैं, वो कानून तोड़ रहे हैं तो उनको सजा नहीं मिलेगी, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अगला आपका इससे अपवाद कुछ होते हैं, आप अपवाद देख लीजिए कि राज्यपाल, राष्ट्रपति किसी भी कार्य के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं होंगे। मीन्स अगर जो राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई भी कार्य करता है तो उसको कोई कोर्ट में जवाब नहीं देना होता है, ठीक है। इसकी ये अपवाद है। और इनको कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता। अगर मान लीजिए इनको दंड देना होता है तो 2 महीना पूर्ण सूचना भी दी जाएगी इनको, ठीक है, तभी इनके ऊपर कोई मुकदमा, वैसे मुकदमा जो है चलता नहीं है, लेकिन अगर जो मान लीजिए कोई क्रिटिकल इश्यू ऐसा आ गया मुकदमा चलने के लिए तो कोर्ट जो है इनको 2 महीना पहले पूर्ण सूचना देगा, ठीक है। अगला आपको पॉइंट है कोई व्यक्ति संसद के किसी सत्य कार्रवाई प्रकाशन तब कर सकता। मीन्स अगर जो आपका संसद चल रहा है और वहाँ पे सत्य कार्रवाई मीन्स वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं उसकी कार्रवाई अगर जो करता है तो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, या जो है मतलब जो हमारा कानून बताता है, हमारा संविधान इसकी व्याख्या करता है। अगला पॉइंट है संसद में कोई भी मुद्दा कोर्ट में, हाँ मान लीजिए संसद का कोई भी मुद्दा चल रहा है, वहाँ पे भले ही अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा वहाँ पे लोग सीटों पे खड़े होकर जो है अपने जो है
फाइलें फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लड़ाई भी वहाँ पे हो जाती है संसद में। तो ऐसे मुद्दे जो है कोर्ट में कभी नहीं आ सकते, यहाँ पर जो है वो अपवाद में आएगा, ठीक है। और आर्टिकल 31 गा लगेगा वहाँ पे जहाँ पर आर्टिकल 14 नहीं लगेगा, ठीक है। मान लीजिए जहाँ पे 31 गा आर्टिकल लग रहा है वहाँ पे आर्टिकल 14 नहीं लगेगा। ये 31 गा आपको हम अभी बाद में बताते हैं, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 14 कंप्लीट होता है। अगला आपका आर्टिकल है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिरोध, मीन्स कुछ ऐसे जो है आधार होते हैं जहाँ पर विभेद हो सकता है, जैसे लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। मीन्स ऐसा नहीं होगा कोई तेलंगाना में जन्मा है और कोई उत्तर प्रदेश में, तो उनके साथ जो है अलग अलग व्यवहार किया जाए, अलग अलग कानून बनाया जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और दुकान, सार्वजनिक स्थान, कुआं, स्नान घाट जो है ये सब जगह, मतलब पहले के ज़माने में देखा जाए तो तब जो हमारे जो 100-200 साल की पहले बात की जाए तो छुआछूत भी बहुत ज़्यादा थी, और जो है मतलब जनरल के लिए अलग कुआं, एससी वगैरह के लिए अलग कुआं, ये सब चीज़ों का जो है देखने को मिलता था, छुआछूत की भावना का। लेकिन वो आजकल स्कीम नहीं है क्योंकि विभेद नहीं होगा, ठीक है। और इसके अपवाद भी कुछ होते हैं, जैसे राज्य को अनुमति है कि बच्चे और महिलाओं के लिए कुछ विशेष व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, यह जो अपवाद में आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ें हो, अगर मान लीजिए कोई चीज़ पिछड़ी हैं तो उसके लिए आप जो है अलग से कुछ अपनी तरफ से वो जो है अलग व्यवस्था करवा सकते हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, राज्य को अनुमति है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जाति के लिए विशेष उपबंध कर सके, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए विशेष उपबंध मीन जो पिछड़े या अनुसूचित जाति हैं उनके लिए विशेष उपबंध कर सकते। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि विधानसभा में सीटें जो होती हैं वह जो है अनुसूचित और जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके लिए अलग से जो है होती हैं सीटें, ठीक है। वहाँ पे उनका जो है मान लीजिए आपके जैसे एसटी की 2 सीटें हैं तो वहाँ पर जो है एसटी का ही बंदा कोई विधानसभा में जाके बैठेगा, ठीक है, या उसके लिए जो है सीटें होती हैं। जैसे अगला आपका पॉइंट है, वह एससी एसटी के लिए विशेष नियम शैक्षिक संस्थान को लेकर बना सकता है, ठीक है। जैसे एसटी एसटी में आप लोग जाके देखते होंगे उन लोगों की जो है कॉलेज वगैरह में फीस कम पड़ती है, ठीक है, तो वो उसके लिए जो है विशेष प्रावधान बना सकते हैं, ठीक है। सरकार कमजोर वर्ग नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे सरकार कमजोर वर्ग के लिए जैसे ईडब्ल्यूएस वाले में जैसे 10% के आरक्षण जो है मिल रहा है, ठीक है, 2019 से, तो उसके लिए जो है सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है, ठीक है। आपका अगला जो है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 आपका क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मीन्स किसी भी नियोजन या नियुक्ति के लिए सबको समान अधिकार होंगे, भेदभाव नहीं होगा। मान लीजिए आपको आपके यहाँ दरोगा भर्ती आ रही है, ठीक है, या फिर आपके यहाँ जो है रेलवे में भर्ती आ रही है, तो कुछ भी ये भर्ती आएगी तो सबको समान अधिकार मिलेंगे, भेदभाव नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर भी अपवाद है, किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, या फिर आपके जो है उत्तराखंड में भी कर सकता है। मान लीजिए उत्तराखंड में कोई वैकेंसी निकालता है, ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार जो है केवल उत्तराखंड वालों लोगों को गवर्नमेंट जॉब देती है, ठीक है, ये भी वहाँ पे, ठीक है, नियम लगा सकता है। अगर वो उत्तर प्रदेश चाहे तो उत्तर प्रदेश भी लगा सकता है, यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश वालों को ही जॉब दी जाए, ठीक है। अगला पॉइंट आपका जो है नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। जैसे अभी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों को बताया तो वहाँ पे जो है आपको आरक्षण की व्यवस्था देखने को मिलती है। विधि के तहत किसी संस्था एस की कार्यकारी परिषद के सदस्य किसी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। जैसे संस्था की बात की जाए, जैसे अभी मंदिर में पुजारी, जैसे वैसे ये सरकार के अंडर में आता नहीं है, लेकिन हाँ अगर जो मान लीजिए कहीं पे मंदिर के पुजारी की नियुक्ति करना है तो वो जाहिर सी बात है कि वो हिंदू धर्म से रिलेट होगा, ना कि जो है मुस्लिम धर्म से या फिर जो है सिख धर्म से। तो ऐसे आप यहाँ पर समझ सकते, समझने के लिए बता सकते हैं, इसको आप अन्यथा ना लीजिएगा, ठीक है। आरक्षण जारी कर सकता है, जैसे ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आरक्षण जो जारी है, ठीक है। आपका यहाँ पर आर्टिकल 16 समाप्त होता है। आपको हम आर्टिकल 17 पे ले चलते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है? एंड ऑफ टच, ठीक है। जैसे अस्पृश्यता का अंत, निजी योग्यता का लागू करना अपराध है। इसकी परिभाषा संविधान और अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं है, ठीक है। इसमें क्या कहता है? देखो कोई भी चीज़ है तो अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। निजी योग्यता का लागू करना अपराध, मीन्स आप में कोई निजी योग्यता है तो उसको लागू करना
अपराध है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल्स। ठीक है, एंड ऑफ टाइटल्स में क्या है कि अनुच्छेद 18 में 4 प्रावधान किए गए हैं। 4 प्रावधान आपके क्या हैं, ये आपके 4 प्रावधान हैं। जैसे सेना विद्या संबंधी के अलावा कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता। जैसे किसी को पद्म भूषण दिया गया है या फिर जो है किसी को कोई और अवार्ड दिया गया है तो उसके नाम के आगे या पीछे पद्म भूषण या फिर अवार्ड का नाम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला आपका पॉइंट है विदेशी से। अब यहीं पर अगर बात की जाए विद्या और सेना, ठीक है, जैसे सेना में देखा जाए तो वहाँ पे कर्नल होते हैं, तो कर्नल जमशेद या फिर कर्नल आगे उनका नाम लेके पुकारा जाता है। और विद्या की बात की जाए, जैसे आपने पीएचडी कहा है तो आपको जो डॉक्टर लगा के आपका नाम लिया जा सकता है, लेकिन यहीं पे उपाधि अदर कोई नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है विदेश से उपाधि नहीं लेना होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको जो है विदेश से उपाधि कोई भी नहीं ले सकते। मान लीजिए आप उपाधि लेते हैं तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। ठीक है, और अगला आपका पॉइंट है गवर्नमेंट कर्मचारी भी विदेश से कोई उपहार नहीं ले सकता। ठीक है, ना उपाधि ले सकता है ना उपहार ले सकता। अगर जो ऐसा वो करता है तो उसको परमिशन लेना होगा, किससे, राष्ट्रपति से। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे आर्टिकल 18 समाप्त होता है। आर्टिकल 19 की हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 19 आपको थोड़ा बड़ा आर्टिकल है, आप इसको ध्यान से समझिएगा और ये आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, इसमें जो अधिकारों की सुरक्षा दी गई है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अधिकारों की सुरक्षा क्या क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, संगम, ठीक है, संगम बनाने का अधिकार, और अगला आपका है आपात संरक्षण की स्वतंत्रता, निवास का अधिकार और व्यवसाय की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। ठीक है, तो हम एक बार एक करके समझते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या कहता है, जैसे अपने आप विचार जो है कहीं पर भी जो है प्रसारित कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो मन के विचार हैं कहीं पर भी प्रसारित हो सकते हैं। जैसे अभी आप टीवी में देखते होंगे कि वहाँ पर जो है न्यूज़ रिपोर्टर, प्रेस वाले जो आते हैं वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उनको स्वतंत्रता दी गई है। यह जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, अब ऐसा भी आप नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ पर आप अपने देश के विरुद्ध या फिर अपने कानून के विरुद्ध बोलें, ऐसा आप नहीं बोल सकते। ठीक है, ऐसा बोलना भी गलत होगा। ठीक है, आपको स्वतंत्रता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप देश के विरुद्ध या फिर संविधान के विरुद्ध आप भड़काऊ भाषण करें, ये भी आपका गलत है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है व्यापारिक विज्ञापन। आप जो देखते होंगे कहीं पर सीमेंट का जो विज्ञापन लगा हुआ है, कहीं पर जो है फेयर लवली का लगा हुआ है, कहीं पर कुछ भी लगा है, तो ऐसे आपको जो है छूट दी गई है कि आप व्यापारिक विज्ञापन कर सकते हैं। ठीक है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आपका फोन कोई टैप करता है तो उसके विरुद्ध भी अधिकार है आपके पास, आपका फोन विरुद्ध नहीं करवा सकता हो। ठीक है, मीन्स यहाँ आपको प्राइवेसी के लेकर हो जाएगा। ठीक है, देश बंद का करने का अधिकार नहीं है। मीन्स अगर जो लोग कहते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन में कह रहे थे कि 27 तारीख को देश बंद की, पूरा देश बंद किया जाएगा। काहे देश बंद किया जाएगा, ये आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, आप देश बंद नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, देश बंद करने का आपको अधिकार नहीं होता, किसी को भी अधिकार नहीं है कि देश बंद करें। ठीक है, सरकारी गतिविधि की जानकारी का अधिकार, मीन्स सरकारी गतिविधि की जानकारी, जैसे आपको अगर जो देखा जाए तो सुरक्षा और 1-2 मामले और छोड़कर, ठीक है, वो आपको सरकार जो है उसका जो है गतिविधि वहाँ पे जो हो रही है उसका जो है डाटा नहीं दे सकता। उसके अलावा सरकार की जितनी भी नीति हैं या जहाँ जहाँ पे भी पैसा खर्च हो रहा है या फिर जितनी भी गतिविधि हैं, सरकार से आप जो है उसकी जानकारी मांग सकते हैं। ठीक है, या जो है आपको जो है अधिकार होता है सरकार से जानकारी मांगना। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है शांति का अधिकार। आप जो शांति से रह सकते हैं, यह आपका अधिकार है। अगर जो आपको मान लीजिए ऐसा एजा शांति मीन्स अगर जो बात करें, हाँ, जैसे बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है और आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वहाँ पे आपको शांति चाहिए, तो उसके लिए भी आपका अधिकार है आपके पास, आप शांति का अधिकार, ठीक है, आपके पास है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार। आप देखते होंगे कि रोड पे या फिर जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं सिंधु बॉर्डर पे। ठीक है, तो उनको यह अधिकार दिया गया है कि अपना वो प्रदर्शन और का अधिकार कर सकते हैं। ठीक है, हड़ताल का अधिकार नहीं, ये भी आप नहीं कर सकते। जैसे अभी कोई भी बात हो जाए कि सारे डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएं, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये आपको अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। ठीक है, आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, जैसे बिना अधिकार के
ठीक है, आपको पास कोई हथियार ना हो, आप सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, शांति भंग ना हो। शांति भंग का मतलब आप ऐसा कोई जो है वहाँ पर सम्मेलन ना करें जिससे आपकी देश की शांति भंग हो। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, कानून या देश के विरुद्ध ना हो। कोई भी आप सम्मेलन कर रहे हैं तो वह कानून और देश के विरुद्ध ना हो। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, संगम बनाने का अधिकार। ठीक है, संगम बनाने का अधिकार मीन्स संगम उसको कहते हैं जैसे ग्रुप बनाने का अधिकार या फिर राजनीतिक दल बनाने का अधिकार भी हो सकता है। कोई भी आप कंपनी बना सकते हैं, व्यापार में ग्रुप बना सकते हैं, और संघ बनाकर तालाबंदी का करने का अधिकार आपको नहीं है। मीन्स आप ग्रुप बना के कहीं पर भी तालाबंदी नहीं करवा सकते, मीन्स आप देश वगैरह नहीं बंद करवा सकते। ठीक है, ये आपके यहाँ पे पॉइंट हो जाते हैं। अगला आपका पॉइंट है आबाद संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। अपवाद में यह है आप जनजाति नहीं जा सकते, या फिर ऐसे कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, जैसे आपको अगर बोला गया कि आर्मी कैंप आप नहीं जा सकते तो आर्मी कैंप आप नहीं जा सकते। अगर जो आपको बोला गया कि आप जो है वहाँ पे संसद में आप जो है बिना परमिशन नहीं जा सकते तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते। ठीक है, वहाँ पे भी कुछ अपवाद आ जाएंगे। और निवास का अधिकार अगर जो बोला जाए तो आप पूरे देश में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। ठीक है, स्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से आप निवास कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से गए आप वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है आवास में आप जो है अपना स्थायी निवास बना लिए, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे कुछ अपवाद आपके हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है पेशेवर अपराधी या वेश्या के लिए। मीन्स अगर जो कोई अपराधी है या फिर वेश्या तो उसके लिए थोड़ा अपवाद हो जाता है कि वह निवास करने में थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, उसके लिए अपवाद होगा। व्यवसाय की स्वतंत्रता, आप पूरे देश में कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन वह चीज़ हानिकारक ना हो किसी दूसरे के लिए, उस चीज़ का आप व्यवसाय कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से अफीम गांजा का व्यवसाय करेंगे तो ये गलत बात है, तो उसके लिए आपको छूट नहीं दी गई। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है आर्टिकल 19 आपको यहाँ पे जो एंड होता है। आर्टिकल 20 आपके जो है LLB एग्जाम में नहीं है। ठीक है, BA LLB का अगर जो उसका एग्जाम है तो आर्टिकल 20 उसमें दिया गया है। ठीक है, वह आपके सिलेबस में है। हम आपको जो है BA LLB का वीडियो बनेगा, हम उसमें आपको समझा देंगे। ठीक है, अगला आपको पॉइंट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपका क्या कहता है? ठीक है, इसमें बहुत से ज़्यादा प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं। आर्टिकल 21 मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। मीन्स आपके साथ जो है अभी देखा जाए तो मानवीय प्रतिष्ठा, अभी लखनऊ में वो लड़की वाला हुआ था कांड, जो वहाँ पे टैक्सी वाले को एक लड़की ने पीट दिया था। तो ठीक है, तो वहाँ पे उसका देखा जाए तो प्रतिष्ठा उसकी भंग हुई थी, तो वो चाहे तो इस अधिकार पे जो है वो कोर्ट जा सकता है। ठीक है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, इस अधिकार के तहत वो जो है कोर्ट जा सकता है वो लड़का। ठीक है, वो जो टैक्सी ड्राइवर था। अगला आपको पॉइंट है जीवन रक्षा का अधिकार। आपने जो है मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं और आपके जो है जैसे ये होता ना कि कहीं पर आपको डर है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी अगर जो आप सामने वालों को नहीं मारेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सामने वालों को डेथ कर देते हैं या फिर उसको मार देते हैं, और कोर्ट में अगर ये सिद्ध करते हैं कि हम अपनी रक्षा के लिए उसको मारे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ पे आपको जीवन रक्षा का अधिकार आपको दिया गया है, आप उसकी कर सकते हैं। ठीक है, निजता का अधिकार मीन्स आपको प्राइवेसी का अधिकार है, आप जो प्राइवेसी का अधिकार ले सकते हैं। आश्रय का अधिकार, आप जो है कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, वो आपका आश्रय का अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार, आपको जो है स्वास्थ्य ठीक है सही हो उसके लिए आपको अधिकार है। 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, अगर जो आप पेरेंट्स हैं तो आपको जो है यह जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपने बच्चे को 14 वर्ष तक की आयु का बच्चा है उसको शिक्षा का अधिकार दें। अगर जो आप अगला पॉइंट अकेले निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार मीन्स आपके पास अगर जो कानूनी सहायता लेना है तो आपको निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए, इसके लिए आपको अधिकार दिया गया है। अगला पॉइंट अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। मीन्स मान लीजिए कोई कारावास है जहाँ पर आप अकेले बंद हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपके साथ कुछ होनी अनहोनी कुछ भी हो सकता है, तो उसके विरुद्ध आपके पास अधिकार है। ठीक है, अगला पॉइंट त्वरित सुनवाई का अधिकार। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई संजीदा केस है जहाँ पे त्वरित सुनवाई होनी है तो वहाँ पे आपको अधिकार है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार मीन्स आपको अगर जो यहाँ पे कुछ प्रावधान होते हैं कि आपको हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अगला आपका पॉइंट अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार मीन्स ऐसा कोई अधिकार है जो आपके साथ सही जो व्यवहार नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आप जो है उसके विरुद्ध अधिकार होता है।
देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। जैसे अभी वहाँ पे देखा जाए तो दिल्ली में जो कांड हुआ था, जो रेप हुआ था, तो उसमें बहुत से देर से फांसी मिली थी। तो वहाँ पे कुछ देखा जाए तो वकीलों की ही गलती होती है, वो केस आगे बढ़ाते रहते हैं विपक्ष वाले, तो उनको जो है देर से फांसी मिलती है। ठीक है, अगर जो आप चाहें तो इस पर जो है कानून से जो है हेल्प ले सकते हैं, और वहाँ पे थोड़ा कुछ चीज़ें देखा जाए ना, तो अगर जो अपना मेरा पर्सनल व्यू है, तो वकीलों को भी सोचना चाहिए। मान लीजिए उन्होंने गलत किया तो उनको बचाने की कोशिश से ज़्यादा जो है उनको फंसाने की कोशिश में लगाना जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के साथ जो है गलत किया था, उसका रेप किया था। तो जो उसके विपक्ष के वकील थे उनको सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, वो उनको आरोपियों को बचाने में लगे रहते हैं, तो वहाँ से जो है बहुत देर हो जाती है फांसी वगैरह में। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू था, किसी के व्यू पे हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। अगला आपका पॉइंट, विदेश यात्रा करने का आपका अधिकार है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार है, कि आपको मान लीजिए आपने रुपए दे दिए और वहाँ पे आप जो है जबरदस्ती उसको मजदूरी करवा रहे हैं, तो उसके विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, सूचना का अधिकार, मीन्स आप सूचना का अधिकार ले सकते हैं। प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, पारिवारिक पेंशन का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे शयन का अधिकार, बीमा पॉलिसी विनियोग अधिकार। ठीक है, शोर प्रदूषण का मुक्त अधिकार, अवसर का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज का अधिकार। ठीक है, ऐसे करके आपके अधिकार हैं। या फिर आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार, सुविधा का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे पढ़िएगा, आपके अधिकार मिल जाएंगे। पहला पॉइंट, आर्टिकल 21 का क्या कहता है? आर्टिकल 21 का कहता है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। ठीक है, आप 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चे होते हैं, उनका आपको जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध करवाने का राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगला आपको पॉइंट, आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 यह कहता है अंतःकरण की और धर्म के अपार रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मीन्स अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप मन से कुछ भी जो है धर्म से मान सकते हैं। ठीक है, मानने की स्वतंत्रता, अपने धार्मिक विश्वास आपका हो सकता है। ठीक है, किसी का धार्मिक विश्वास अलग हो सकता है। आस्था का सार्वजनिक भय से घोषणा का अधिकार, मीन्स आपकी जो आस्था है उसका सार्वजनिक ढंग से जो है घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बिना भय के, बिना जो है डर के आप उसकी घोषणा कर सकते हैं, ये आपको अधिकार है। आचरण का अधिकार, ठीक है, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह, आचार, आस्था, विचार का प्रदर्शन की स्वतंत्रता आप कर सकते हैं। प्रचार प्रसार की आपको स्वतंत्रता है। आप लोग देखते हैं कि हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में आप लोग रैली निकालते होंगे किसी भी भगवान के लिए, या फिर किसी भी जो है जब आप लोग मेला वगैरह लगता है तो वहाँ पे आप जो है रैली टाइप का निकालते हैं प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, तो वह आपको स्वतंत्रता दी गई है, उसमें आपको कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये आपको अधिकार है। अगला आपका पॉइंट, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक और मूर्ति प्रयोजनों के लिए संस्थाओं का स्थापना, पोषण का अधिकार, अपने धर्म विशेष कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अगला आपको पॉइंट, आर्टिकल 27, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। मीन्स वहाँ पे जो कर आ रहा है उसमें मान लीजिए मंदिर या मस्जिद में कोई वहाँ पे चंदा आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, जैसे कोई आस्था से अपना जो है कुछ अपने इनकम का वहाँ पे कुछ हिस्सा वहाँ पे जो है दान में देता है, तो वहाँ पे कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, और भी राज्य जो है उस धार्मिक संस्था को कोई भी जो है कार्य के लिए कोई भी अपना पैसा नहीं देगा, यह भी यहाँ पे आर्टिकल 27 में बताया गया है। अगला पॉइंट, आर्टिकल 28, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। राजनीति में पोषित किसी भी संस्था का धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। मीन्स राजनीति से पोषित किसी भी संस्था को धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, वहाँ नहीं लागू होगा जहाँ स्थापना। मीन्स जैसे कोई धार्मिक शिक्षा है, वहाँ से कोई भी राज्य अपने निधि से जो है कोई भी ऐसा पैसा ना दे जहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, और अगला जो है आपका पॉइंट, मान लीजिए कोई सरकारी कॉलेज है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी। मान लीजिए वहाँ पे किसी प्राइवेट बंदे ने अपना कॉलेज या फिर संस्थान खुलवाया है, तो वो चाहे तो अपनी स्वैच्छिक आधार पर शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, वो अलग अलग इशू हो जाएगा। अगला पॉइंट, आर्टिकल 29 क्या कहता है?
अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति की सुरक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे अल्पसंख्यक मान लीजिए एसटी कैटेगरी के होते हैं तो उनके भाषाई का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का भी जिनको अधिकार है। राज्य आर्थिक सहायता से अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थाओं में विभेद नहीं करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट आर्टिकल 30, राजनीति से पोषित किसी भी संस्था को धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, वहाँ नहीं लागू जहाँ पे जो है किसी दूसरे का हो। ठीक है, अगला आपका पॉइंट आर्टिकल 32 आपका क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 32 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल होने वाला है। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, इसमें क्या कहता है, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं मूल अधिकार है। इसमें क्या कहता है, जैसे मूल अधिकार का अगर जो आपको संरक्षण करना तो आर्टिकल 32 ही उसका मूल अधिकार है। ठीक है, अगला आपका क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय बताया है। ठीक है, ये आपके पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, ये आपके जो एग्जाम में आते हैं। इस तरह के संविधान संशोधन के तहत बदला जैसे आर्टिकल जो आपको जो होता है मूल अधिकार। ठीक है, इसको आपको संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बदला जा सकता, लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन बदलने के लिए आपको जो है आर्टिकल 368 में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार है। उसके द्वारा जारी रेट में जो है प्रतिबंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण वगैरह शामिल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट संसद को यह प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट संसद को यह प्राप्त है कि वह जैसे सुप्रीम कोर्ट या फिर जो है अदर जैसे हाई कोर्ट उनको अधिकार देते हैं कि वह जो है रिट जारी कर सकें। ठीक है, अगला पॉइंट अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि यह शक्तियां उच्च न्यायालय में निहित है। आर्टिकल 226 क्या कहता है, जैसे रिट जारी करने का आदेश जो होता है, ठीक है, वह अनुच्छेद 226 में कहता है कि यह जो रिट जारी करने का आदेश आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालयों में पहले से निहित है। आर्टिकल 368 क्या कहता है, इसके द्वारा जो है इस 368 के द्वारा जो संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपीलीकरण के उच्चतम न्यायालय जा सकता है। मीन्स मान लीजिए आपके अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी अपीलीकरण ना पेश करें, आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। अगला आपका पॉइंट क्या कहता है, अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपचार आदि पर कोई रोक नहीं। इसके तहत संबंधित दल के पास उच्चतम न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो है कोई अधिकार का हनन होता है तो आप उच्चतम न्यायालय या फिर जो उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, अगला आपको पॉइंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों का क्रियान्वयन करके रिट जारी कर सकता है। ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इससे जारी कर सकते हैं। जैसे क्या कह रहा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है जैसे मूल अधिकारों को लेकर ही केवल जो है रिट जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय क्या करता है, वह मूल अधिकार को लेकर वह अन्य भी अधिकारों को लेकर रिट जारी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय का जो रिट संबंधी अधिकार है वह उच्च न्यायालय से कम हो जाता है। ठीक है, या फिर जो कहा जाए तो उच्च न्यायालय का जो है वहाँ पे विस्तार हो जाता है या विस्तृत में दिया गया है रिट का प्रावधान। अगला आपका पॉइंट, उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर रिट जारी करता है। रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय को न्याय क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है, अगला आपको पॉइंट, ये रिट आपकी 5 रिट दी गई है। ठीक है, आपके यहीं पे जो है यह पार्ट समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।